हे हेलो वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप? इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद हम मेन वीडियो पे आते हैं। मेरा नाम योगी जोशी है और मैं अनअकैडमी पे आईटी जैम में केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे नाम को सर्च करके। अनअकैडमी पे मैं दो टाइप के क्लासेस लेता हूँ मेनली। सबसे पहले हम प्लस क्लासेस में लेता हूँ जहाँ पर मैं एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आईटी जैम का एग्जाम होने वाला है, जिस भी ईयर में आप देने वाले हो, उसके अलग अलग कोर्सेज जो हमारे लॉन्च होते हैं, मैं उन कोर्सेज में प्लस क्लासेस लेता हूँ। मेरे क्लासेस यूजुअली मॉर्निंग में होते हैं, 7:15 या 7 AM से मेरे लेक्चर स्टार्ट होते हैं और आप मेरे पास वहाँ मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं आप जैसे जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो फिजिकल की क्लासेस होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो इस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं जहाँ पर आप मुझसे चैट कर सकते हो, आप मुझसे आके अपने सवाल पूछ सकते हो, लाइव लेक्चर के दौरान इंटरेक्ट कर सकते हो। अपना हाथ ऊपर उठा के, दर्जन हैंड रेज ऑप्शन वहाँ पे है, आप अपना हाथ ऊपर उठा के मुझसे ऑडियो पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये जो प्लस क्लासेस होते हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का, आईटी जैम कैटेगरी का, जिस भी बैच में आप एनरोल होना चाहते हो। और वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको मेरी प्लस की जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे स्पेशल क्लासेस में, जो कि फ्री हैं सबके लिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोग मेरे स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, आइएगा, देखिएगा, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। जो स्पेशल क्लासेस है वो भी मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएंगी। आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे स्पेशल क्लासेस का पूरा आने वाली स्पेशल क्लासेस और इससे पहले जितनी भी स्पेशल क्लासेस हुई हैं वो सब आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जब भी आप प्लस ज्वाइन करना चाहोगे, जब भी आप मेरे साथ प्लस कोर्स में आना चाहोगे, आपको वहाँ पे मैं कोड दे देता हूँ, जिस कोड को यूज़ करने के बाद उस समय जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा वो डिस्काउंट ऑफर आपको मिल जाएगा। और वो कोड है मेरा नाम, दैट इज योगी सर। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। इस कोड को यूज़ करने के बाद आप किसी भी कैटेगरी में, आईटी जैम हो, CSIR नेट हो, गेट हो, आईटी जेई हो या नीट हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप मेरा ये कोड या कूपन कोड अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे जो भी उस समय का डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए आते हैं मेन वीडियो पे। देखिए, फेराडेज लॉ जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं सिर्फ आईटी जेई नीट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता, लोगों को लगता है फेराडेज लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं यार वो 11th-12th स्टैंडर्ड में आते हैं, हमको बीएससी में से क्या लेना देना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आईटी जैम में, CUET में या CSIR नेट गेट में, जहाँ पे फेराडेज लॉ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक बहुत क्विक तरीके से वो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं फेराडेज लॉ के, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। वो फॉर्मूला लिस्ट आप अपनी मुझे पॉज करके लास्ट में बना सकते हैं। ठीक है, फेराडेज लॉ हम सबको पता है। फेराडेज लॉ हमसे क्या कहता है? फेराडेज लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर अगर आपने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की हम यहाँ बात करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है जहाँ पे या तो आप प्लेटिनम यूज़ करोगे या तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पर ग्रेफाइट यूज़ करोगे। और आपको अगर आपने उसको अगर इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है, आई हैव गॉट Na+ एंड आई हैव गॉट Cl-, या कोई भी मेटल सॉल्ट, मैं यहाँ पे एक कोई भी मेटल लिख देता हूँ, M+ लिख देता हूँ, और उसके साथ कोई भी क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड का सोल्यूशन है Cl-। अब वो NaCl हो सकता है, EgCl हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेराडेज लॉ क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस, सी हम सबको पता है यहाँ पे अगर मेरे पास सोल्यूशन है, उसमें अगर मेरे पास मेटल आयन प्रेजेंट है, मेटल आयन जो होगा वो नेगेटिव रॉड के पास जाएगा और नेगेटिव रॉड के पास जाने के बाद वहाँ पे डिस्चार्ज होगा। तो अगर मैं वहाँ पे उसका रिडक्शन रिएक्शन लिखूँ तो मेटल का जो रिडक्शन रिएक्शन होगा, वो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, जो मेटल आपके पास प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए उसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, तो जो +N है वो उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से चुराएगा, +N इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेटल न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, एक्वियस स्टेट से, और वो वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये पहला है। अब यहाँ फेराडेज लॉ क्या कहता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई भी मेटल जब किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होता है तो वो कितना डिपॉजिट होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेटल होगा, वो इवन क्लोरीन भी हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है अगर क्लोरीन भी वहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, और वो रिएक्शन किस तरीके से करेगा, 2 टाइम्स Cl- आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, और वो वहाँ पे क्या देगा, वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। अब क्लोरीन की जगह कोई और भी गैस हो सकती थी, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वहाँ पे क्लोरीन ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लोरीन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लेके चलता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मेरे पास अगर यहाँ पे मैग्नीशियम है +2 स्टेट में, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल रिएक्शन जहाँ पे आपका मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है, वहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, जो क्लोरीन यहाँ पर जाएगा, क्लोरीन यहाँ से गैस बनकर लिबरेट होगा। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पे आती है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी सब्सटेंस का, वो मेटल हो या वो नॉन मेटल हो, उसका कितना वजन वहाँ पर डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे।
तो हम सबको पता है वेट डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो वहां से फ्लो करता है। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है करंट से मल्टीप्लाइड बाय टाइम से। यहाँ पे याद रखना टाइम जो होना चाहिए वो सेकंड्स में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो टाइम को मिनट्स में ले लेते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करते, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब याद रखना 1 मिनट का मतलब यहाँ पर होता है 60 सेकेंड्स, और अगर मैं 1 आवर की बात करूँ, 1 घंटे में कितना होता है, तो दिस इज MINT मिनट, 1 आवर तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। ये आपको याद रखना। ये 3600 सेकेंड मुझे कैसे आया, ये बचपन में हमको सिखाया जाता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 × 60 कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड विल गिव यू 360 सेकंड, ठीक है, 1 घंटे का मतलब। अब यहाँ पे करंट जो होना चाहिए वो एम्पियर्स में होता है। करंट किस में दिया जाता है, वो करंट एम्पियर्स में दिया जाता है। अब जब यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट आपसे कहता है दैट वेट विल बी डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू, जिसको कहा जाता है Z × I × T। अब यहाँ पे I × T को हम कभी कभी Q भी लिख देते हैं, बहुत सारी किताबों में आप इसको देखोगे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, Z × Q। Q का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप I × T से भी रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे जो Z आपने रिप्रेजेंट किया है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट और मोलार वेट, ये 3 अलग अलग वेट होते हैं जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप जाके चेक करोगे, आप कहीं पे सर्च करोगे डिफरेंस बिटवीन या इलेक्ट्रोकेमिकल वेट, तो आपको मेरा एक वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, जहाँ पे आप जाके इन तीनों वेट्स का, मोलार वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको वहाँ मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो कहीं ना कहीं पे वो मिल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है ना Z, इसका जो फॉर्मूला होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब कहीं कहीं किताबों में वैलेंसी को हम n फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n फैक्टर जिसको किताबों में n से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली n फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी सब्सटेंस आपका डिपॉजिट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन करके डिपॉजिट हो रहा है या रिडक्शन करके डिपॉजिट हो रहा है, जब वो डिपॉजिट हो रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन उस बैलेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है, क्लोरीन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल्यूमिनियम अगर होता तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता, बिकॉज एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऐसे ही होगा ना, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। तो उस सब्सटेंस का जब वो डिपॉजिशन होता है, तो या जब वो गैस के फॉर्म में हो या मेटल सॉलिड के फॉर्म में हो, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन उस रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको हम उसका n फैक्टर कहते हैं। बेसिकली वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ वैलेंसी भी नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि देखो क्लोरीन की वैलेंसी तो यहाँ पे 1 है, -1 है। अगर मैं डायरेक्ट वैलेंसी लिखूंगा तो उस हिसाब से 1 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है। तो बेसिकली वैलेंसी लिखने से अच्छा होगा हम यहाँ इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे उसका n फैक्टर लिखते हैं। n फैक्टर का मतलब होता है उस बैलेंस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बस, ठीक है। इसको हम n फैक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सबको पता है इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलार वेट डिवाइडेड, सॉरी ये n फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे फैराडे आएगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। अब इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलार वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ये मल्टीप्लाइड बाय फैराडे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। अब ये आपको याद रखना है, 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मोलार वेट अपॉन n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय फैराडे, वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। सो ये मुझे फॉर्मूला मिल गया Z का, इसका फॉर्मूला मिल गया Z का। देखो मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ आप, क्योंकि मैं ये 1 शॉट में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत आराम से धीरे धीरे स्लो नहीं जा रहा हूँ। आप मुझे पॉज करके बाद में अपना फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हो। ये फॉर्मूला लिस्ट आपको काम आएगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वेट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँ तो वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड का फॉर्मूला हो जाएगा, Z की जगह आ जाएगा मोलार मास अपॉन n × F लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लिख देता हूँ I × T। ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का वजन डिपॉजिट जो होगा वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार किताबों में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, वो आपसे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। पहले पूछेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट कहीं ऐसा दिखेगा तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे वेट पूछ रहे हैं, फिर वो गैस हो, नॉन मेटल हो या वो मेटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका फॉर्मूला सेम आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z × I × T हो जाएगा, या इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलार मास अपॉन n × F
मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हो जाएगा I इंटू टी। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपसे ये नहीं पूछा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ, वो आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड पूछा जाता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एनडी के साथ, नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड, फिर वो मेटल का हो या वो नॉन मेटल का हो, मतलब कटायन का हो या वो अनायन का हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। सी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट। अब वेट का फॉर्मूला हमारे सामने ये है, अगर मैं इसको मोलार मास से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर भी मोलार मास से डिवाइड कर दूं, तो मोलार मास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला सिर्फ बचता है I इंटू टी डिवाइडेड बाय N इंटू एफ। I इंटू टी की जगह किस किताबों में आप Q भी लिख सकते हो और यहाँ पे N इंटू एफ लिख सकते हो। N अगेन वही रहेगा कि उस मेटल का या नॉन मेटल का जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर इन्वॉल्व थे। आई होप ये सेकंड फॉर्मूला समझ में आया। कुछ किताबों में क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिटेड, स्पेशली जब आपके पास अगर कोई नॉन मेटल दिया जाता है, अगर आपके पास एक नॉन मेटल होगा तो क्लोरीन का वजन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उसका वॉल्यूम बताओ। अब वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिटेड के हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से रीड कीजिएगा। अगर एट एसटीपी लिखा है, कहीं पे एसटीपी कंडीशन लिखा है, तो मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिटेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिपॉजिटेड मल्टीप्लाइड बाय 22.414। ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सब लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है 22.414 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो अगर एसटीपी कंडीशन दी है तो आप सिर्फ मुझे बता दो कितना गैस का कितना मोल्स डिपॉजिट हुआ है। मोल्स डिपॉजिट पता चल जाएगा तो मैं 22.414 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एनडी का हमारा जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, आई मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला आप सिर्फ अप्लाई कर देना, 22.414 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट वॉल्यूम का आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एसटीपी कंडीशन नहीं दिया है, एनी अदर कंडीशन दिया हुआ है, एनी अदर कंडीशन, ठीक है, स्पेसिफिकली वहाँ पे अगर प्रेशर मेंशन कर देते हैं एनी अदर कंडीशन में, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, अगर वहाँ पे प्रेशर मेंशन किया होगा तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला फॉर्मूला। तब यहाँ पे वॉल्यूम अगर मुझे निकालनी होगी तो मुझे पता करना होगा कि गैस का नंबर ऑफ मोल कितना पैदा हुआ है, और आरटी को प्रेशर से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड का फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन इंटू एफ आ जाएगा, एन इंटू एफ, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय आर टी अपॉन प्रेशर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले जो हैं, ये दो फॉर्मूलेज हैं आपको जो गैस के लिए याद रखने हैं, एसटीपी दिया है कि एनी अदर कंडीशन दिया है। सो बेसिकली अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूँ तो तीन ही फॉर्मूले हैं जो फेराडेज के लॉ में काम आते हैं। दिस इज फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ। अब फेराडेज सेकंड लॉ भी ले लेते हैं। फेराडेज सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है कि मान लीजिए अगर दो अलग अलग कंटेनर हैं, ये हैव गॉट 2 डिफरेंट कंटेनर्स, और दोनों कंटेनर्स में से अगर मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसमें से भी और इसमें से भी, अगर मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से फ्लो करती है, यहाँ पर मान लीजिए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और यहाँ पे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा और यहाँ पे मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। तो एल्यूमिनियम का जो वजन डिपॉजिट होगा, वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि यहाँ पे 3 होगा बिकॉज एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 स्टेट में है, मल्टीप्लाइड बाय फेराडे मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी। और वेट ऑफ जिंक जो डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम जो डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलार मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन मैग्नीशियम, जिसमें कि +2 है तो 2 आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय फेराडे हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी हो जाएगा। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर दोनों में फ्लो कर रही है तो आई इंटू टी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फेराडे और फेराडे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। अब मैं एल्यूमिनियम को, इसका जो वेट डिपॉजिट हुआ है एल्यूमिनियम का, उसको मैं W1 कंसिडर करता हूँ, तो W1 डिवाइडेड बाय W2 का जो फॉर्मूला मेरे पास मिलेगा वो हो जाएगा मोलार मास 1 अपॉन N1 डिवाइडेड बाय मोलार मास 2 अपॉन N2, जिसको रीअरेंज अगर हम करें तो ये बन जाता है इक्विवेलेंट मास 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास 2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास जिसको आप यूज कर, इसको फर्दर भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे ये M1 अपॉन N1 को अगर हम ऐसे ही रखें और यहाँ पे इसको लिख दें N2 अपॉन M2 मोलार मास 2, सो वी गेट दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फेराडेज सेकंड लॉ में आपके पास 2 सॉल्ट दिए होंगे, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, 2 सॉल्ट दिए हैं तो फेराडेज सेकंड लॉ लगेगा। तो W1 अपॉन M1, W1 अपॉन W2 weight 2 will be equal to equivalent weight upon equivalent weight 2. This will be equal to M1 upon N1 and divided by M2
अपॉन n2, दिस विल बी इक्वल टू m1 अपॉन n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 अपॉन m2। सो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है एंड दिस फॉर्मूला विल बी यूजफुल। आप ये फॉर्मूला लिस्ट बना के रख सकते हो एंड दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ इन वन शॉट। अब फैराडेज लॉ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अब फैराडेज लॉ के अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आप कोई भी रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो, स्पेशली जेई नीट की जो रेफरेंस बुक्स आती हैं। आप IIT JEM का पेपर दो, CSIR नेट का पेपर दो, पर फैराडेज लॉ तो कॉमन है, फॉर्मूला कुछ नया तो है नहीं, सेम फॉर्मूलाज हैं। और यही फॉर्मूला, यही लॉ 11th 12th के जेई नीट में भी आता है। अगर आप वहाँ से कोई भी बुक रेफर कर लो जिसमें फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। और इससे ज़्यादा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ यूट्यूब के बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या अनअकैडमी पे मेरी किसी भी स्पेशल क्लास में आके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।